एयर इंडिया की फ्लाइट बाई A1 171 ने दोपहर पर 1:38 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे नंबर 23 से उड़ान भरी। टेक ऑफ के फौरन बाद विमान के पायलट सुमित सुब्रवाल ने इमरजेंसी में कॉल दी और अगले ही मिनट प्लेन की ट्रैजेक्टरी हवा में ऊपर उठने की बजाय नीचे की तरफ जाती दिखी। दोपहर 1:40 पर यह प्लेन एयरपोर्ट से सट्टे रेजिडेंशियल इलाके में जाके गिरी और आसमान के धुएं में तब्दील हो गया। विमान में कुल 242 लोग सवार थे। इनमें से एक शख्स को छोड़कर सभी 241 लोगों की भी मौत हो गई। रमेश इसलिए बच गया था कि वो 11A सीट पर भी बैठे थे। प्लेन जैसे ही क्रैश हुआ उनकी तरफ का दरवाजा टूटकर अलग हो गया था। तभी वो अपनी सीट बेल्ट खोलकर बाहर भाग गए। वह कोई मामूली विमान नहीं था, यह था बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, दुनिया के सबसे मॉडर्न और सेफ माने जाने वाले एयरक्राफ्ट में से भी एक है। फिर ऐसा क्या हुआ साहब की टेक ऑफ करते ही यह प्लेन भी क्रैश हो गया। चलिए एकदम से शुरू करते हैं। पायलट ने मेडे मेडे क्यों बोला? तो मेडे का मतलब होता है मुसीबत में तुरंत मदद चाहिए। यह इंटरनेशनल डिस्ट्रेस सिग्नल है, जिसे रेडियो पर 3 बार बोला जाता है। मेडे मेडे मेडे। मेडे ही क्यों बोला जाता है? दरअसल मेडे शब्द फ्रेंच भाषा के मेडे से आया है, जिसका मतलब की होता है कि हेल्प मी, यानी मेरी मदद करो। सबसे पहला सवाल है कि टेक ऑफ करते ही 2 मिनट में प्लेन क्रैश कैसे हो सकता है? दरअसल किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए टेक ऑफ और लैंडिंग जोन सबसे खतरनाक होते हैं। इस दौरान 3 बड़े खतरे होते हैं। इंजन का फेलियर, मौसम की वजह से टर्बुलेंस और बर्ड हिट। एयर कमांडर रिटायर्ड SP सिंह के मुताबिक विमान के पायलट सुमित सब्रवाल ने आखिरी मौके पर इमरजेंसी मेडे कॉल दिया था। यानी इससे वे साफ पता चलता है साहब के पायलट के पास मदद मांगने का भी समय था, लेकिन प्लेन कंट्रोल करने का नहीं। SP बताते हैं कि यह 2 इंजन वाला एयरक्राफ्ट है, यानी अगर एक इंजन फेल हो जाता है तो दूसरा इंजन इतना पावरफुल होता है कि सेफ लैंडिंग करा सकता है। इस हादसे की वजह से वे दोनों इंजन फेल भी हो सकते हैं। भाई प्लेन क्रैश होने से पहले जो वीडियो आया गया था, जिसे देखने से ऐसा लगता है कि वो ऊपर उठ रहा है, लेकिन अगर आप लोग गौर करें तो उसकी नोक नीचे और टेल झुकी हुई है। पायलट ने विमान को ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन वह नीचे ही गिरता चला गया। यह दोनों इंजन फेल होने का इंडिकेशन है। क्या पायलट ने रनवे का पूरा इस्तेमाल नहीं किया? लेकिन ड्रीमलाइनर जैसे भारी प्लेन को एरोडायनामिक्स के हिसाब से सही टेक ऑफ के लिए लंबा रनवे चाहिए होता है। एविएशन एक्सपर्ट अनंत सेठी के मुताबिक यह एक ह्यूमन एरर भी हो सकता है, क्योंकि जहाज को एक फॉरवर्ड स्पीड में दौड़ाना पड़ता हो सकता है, क्योंकि पूरे रनवे का इस्तेमाल ना किया गया हो, तो जिससे जहाज को जरूरी फॉरवर्ड स्पीड नहीं मिली और वह टेक ऑफ नहीं कर पाया। हालांकि फ्लाइट ट्रैक करने वाली वेबसाइट फ्लाइटर राइडर 24 के मुताबिक विमान ने रनवे 23 से टेक ऑफ किया, जो 11,499 फीट लंबा है। फ्लाइट पहले ही बैक ट्रैक होकर रनवे से शुरुआत पॉइंट पर गई और फिर पूरे रनवे का इस्तेमाल किया। इसीलिए यह संभावना कम हो जाती है। डाटा दिखा रहा है कि विमान ने 625 फीट की ऊंचाई हासिल कर ली थी, जो टेक ऑफ के लिए काफी होती है। सवाल यह भी है कि क्या गर्मी से फ्यूल डेंसिटी कम हो गई और इंजन को भी पावर नहीं मिली? यानी जब विमान ने टेक ऑफ किया तो अहमदाबाद का तापमान करीब 43 सेल्सियस था। प्लेन का इंजन फ्यूल और हवा के कॉम्प्लेक्स से चलता है। इसमें 1 किलो फ्यूल और 4 किलो हवा होती है। गर्मियों में यह रेशियो बिगड़ जाता है, क्योंकि हवा की डेंसिटी कम हो जाती है और जो फैलने लगती है, इसीलिए फ्यूल इंजन को जरूरी पावर सप्लाई नहीं कर पाता। तापमान मान लीजिए साहब किसी दिन 43 सेल्सियस टेम्परेचर है और फ्यूल से इंजन को 100% यूनिट एनर्जी मिल रही है। अगर अहमदाबाद में 43 सेल्सियस टेम्परेचर है तो इंजन को 60 यूनिट ही एनर्जी मिलेगी। पॉलिटिकल पायलट नाम के एक्स यूजर फ्लाइट के टेक ऑफ का एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखते हैं, मुझे यकीन है कि पायलट ने फ्लैप्स को 0 पर सेट किया था। फ्लैप्स को 5 या 15 पर सेट करना चाहिए था। हवा के टेम्परेचर और पूरी तरह भरे फ्यूल के साथ इससे प्लेन 100% ऊंचाई नहीं ले पाता। भारतीय वायुसेना के एक ग्रुप कैप्टन अपना नाम नहीं बताते हुए यह कहते हैं कि जो वीडियो मैंने देखा है उसे यही लगता है कि पायलट के पास रिकवर करने का कोई रास्ता नहीं था। अब यह एयर और जजमेंट था या फिर कोई भी फेलियर था, कुछ और यह तभी पता चलेगा जब भी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और ब्लैक बॉक्स से निकलेगा। ब्लैक बॉक्स क्या है और क्रैश की जांच में कितना इम्पोर्टेंट है? किसी भी प्लेन हादसे की जांच से सबसे पहले इम्पोर्टेंट रोल रहा है तो वो ब्लैक बॉक्स का ही होता है। इसे ऐसे डिजाइन किया जाता है कि बहुत खतरनाक क्रैश होने के बावजूद कोई नुकसान ना हो और यह सेफ रहे। ब्लैक बॉक्स के बिना आप ठीक ठाक पता नहीं लगा सकते हो कि हादसा क्यों हुआ। यह पायलट की मिस्टेक, टेक्निकली खराबी, मौसम या बाहरी हमलों के पहचानने में मदद करता है। भाई कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR एक छोटा मजबूत इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो प्लेन के कॉकपिट में ही होता है। प्लेन के कॉकपिट में होने वाली सभी आवाजों को रिकॉर्ड करता है। यह ब्लैक बॉक्स का ही हिस्सा होता है और इसका रंग भी चमकीला नारंगी होता है। इसमें पायलट और क्रू के बीच की बातचीत, पैसेंजर्स के बीच की बातचीत और पायलट के एयरक्राफ्ट ट्रैफिक कंट्रोल से होने वाली बातचीत रिकॉर्ड होती है। CVR हर रिकॉर्ड के साथ समय और तारीख भी रिकॉर्ड करता है, ताकि जांचकर्ता यह समझ सके कि घटना कब और किस तरह से हुई थी। आमतौर पर साफ कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को विमान के सबसे पिछले हिस्से में फिट किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि यह हिस्सा सबसे आखिरी में हादसे का शिकार होता है। CVR से पता चलता है कि क्रैश से पहले पायलट क्या बात कर रहे थे, क्या डिसीजन ले रहे थे और विमान में क्या समस्या थी। अगर पायलटों ने गलती की, जैसे गलत बटन दबाना या फिर भी
ATC के ऑर्डर का पालन न करना। तो CVR इसे रिकॉर्ड करता है। ब्लैक बॉक्स और भाई कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का डाटा एनालाइज करने में कितना वक्त लगता है? जवाब है विमान क्रैश की जांच में कई चीजें एनालाइज की जाती है। आमतौर पर ब्लैक बॉक्स का भाई कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से निकलने वाले डाटा का 10 से 15 दिन में एनालाइज किया जाता है। इससे बीच हादसे से ठीक पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC से पायलटों की बातचीत को भाई एनालाइज करते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को यह समझने में भी मदद करता है कि क्या पायलट को पता था कि विमान हादसे की ओर बढ़ रहा है, और यह भी समझ आता है कि विमान को काबू करने में उन्हें क्या दिक्कत हुई। वैसे एयर इंडिया को जो भी ड्रीमलाइनर के क्रैश हुआ, यह प्लेन काफी सेफ माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इनका रिकॉर्ड खराब भी रहा है। इस प्लेन की सिक्योरिटी पर कई बार भाई सवाल भी उठ चुके हैं। 2013 में जापान में इसी मॉडल की 2 फ्लाइट्स में बैटरी में आग लग गई थी। इस पर 3 महीने के लिए पूरी तरह से बैन भी लगाया गया था। 2020 से 2022 के बीच इसकी बॉडी पार्ट्स ठीक से जुड़ भी नहीं रहे थे। बोइंग ने खुद डिलीवरी रोक दी थी। 2024 में इंजीनियर ने समू सोले ने बोला था यह प्लेन हवा में टूट सकता है। बोइंग ने पहले माना था, बाद में पलट गया था। एक और इंजीनियर जॉन बर्ड, इन्होंने बोला कि कंपनी प्रॉफिट के चक्कर में सेफ्टी को नजरअंदाज कर रही है। कुछ ही हफ्तों बाद उनकी लाश मिली बहुत ही घटिया हालत में, और फिर आते ही टेक्निकल फेलियर पर इंजन फेल, ऑयल लीक फ्यूल होता, इतना कि 2024 में जापान के रनवे में इसे रोकना पड़ा। सवाल यही है, ऐसे रिकॉर्ड वाले प्लेन को उड़ान की इजाजत मिल कैसे रही है? सबसे पहले बोइंग 786 ड्रीमलाइनर ने इंडिया में 8 सितंबर 2012 में उड़ान भरी थी, और इसे एयर इंडिया ने भी ऑपरेट किया था। बोइंग ड्रीमलाइनर, जिसे ऑफिशियली बोइंग 787 कहा जाता है, इसे अमेरिका की एयर स्पेस कंपनी बनाती है। इंडिया मैन्युअली 2 एयरलाइंस बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का इस्तेमाल करती है। पहली एयर इंडिया ज्यादा है। ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट एयर इंडिया के पास ही एयर इंडिया के पास 787 8 वेरिएंट है। इसका इस्तेमाल इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए किया जाता है, जैसे लंदन, न्यूयॉर्क सिटी, दुबई के लिए। इसके अलावा विस्तारक के पास भी कुछ बोइंग 787 के नॉट ड्रीमलाइनर विमान हैं। यह लॉन्ग रेंज वाइड बॉडी और दिन इंजन एयरक्राफ्ट के अब होते हैं। अब ऐसे में दोस्तों, आपको पूरी वीडियो देखने के बाद आप सब लोगों की क्या राय है दोस्तों, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और भाई आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।